हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है कि आपका यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए 891 पोस्ट का जो एग्ज़ाम था, आपका एग्ज़ाम हुआ था 3, 7, 8, 9, 10 और 17 नवंबर 2023 को। 17 नवंबर 2023 को, एक मिनट। हाँ, 17 नवंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, 3, 7, 8, 9 और 10। इसके अतिरिक्त 17 नवंबर 2023 को जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तो नहीं है, ये डीबी रिजल्ट है। इसमें एक सीट के लिए दो लड़के, मतलब दो गुना बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। तो डीबी के लिए जो जो आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे, उनसे संबंधित ये वीडियो है, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी। तो डीबी की जो लिस्ट है वो जारी की जाती है हमारी गोमती नगर लखनऊ एसएलडीसी कार्यालय से। ठीक है। जब विभाग में आ जाओगे तब पता लग जाएगा कि एसएलडीसी क्या होता है, यूपीपीसीएल क्या है और यूपीटीसीएल क्या है, ये सब पता लग जाएगा। और चूँकि इसमें दोगुने बच्चे सेलेक्टेड किए गए हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, मतलब 892 पोस्ट हैं और 1800 कुछ बच्चे इस पर सेलेक्ट हैं। श्रेणीवार दोगुने अभ्यर्थियों को अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो आप इस घमंड में तो बिल्कुल नहीं रहें कि हाँ हमारी नौकरी अब पक्की हो गई, और ना ही इस डर में रहें कि यार मेरा होगा नहीं होगा। ये होना सही बात है, पर ये सत्य है, कटु सत्य है कि इसमें से 50% लड़कों का ही होना है। तो मैं तो फिर बार बार हमेशा ये कहता आता हूँ कि कह रहा हूँ हमेशा से कि अभी आप अब किसी को मत बताना। घर वालों को बता दिए चलो ठीक है, लेकिन समाज में ये ढिंढोरा मत पीटना कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि ईश्वर ना करे ऐसा हो जाए कि आपका नहीं हो। क्योंकि आधे लड़के तो क्योंकि क्योंकि आधे लड़के तो इसमें से ऐसे ही हैं जिनका नहीं होना है। मतलब टोटल 1800 सेलेक्ट किए हैं, जबकि वैकेंसी हमारे पास 892 हैं। तो आधे ही लड़के इसमें से सेलेक्टेड होंगे, जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, हाईएस्ट मेरिट होगी, वही सेलेक्ट होंगे। अब मैं ये सारी बातें आपको बता दी। डीबी जो है वो आपका 9, 10, 11 और 12, 9, 10, 11, 12 4 दिन हैं। तो 4 डेटों में आपका डीबी होगा। तो डीबी के लिए अभी से रिजल्ट आपने देख लिया होगा, रिजल्ट 31 को आ गया था। तो अपना सामर्थ्य होगी इतनी यार, पेपर वेपर सब दे रहे हो, रिजर्वेशन वगैरह कंफर्म करवा दीजिए ताकि सीट आपकी कंफर्म हो जाए। रिजर्वेशन करवा दो, पास के हैं तो रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दूर रहते हैं, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर हैं, तो रिजर्वेशन वगैरह या अपनी वहाँ पहुँचने की व्यवस्था अभी से कंफर्म करा दीजिए। ठीक है। क्योंकि इसमें चांस नहीं दिया जाता है कि अगर आपका डीवी इन चिन्हित दिनों में नहीं हुआ और आप उस दिन नहीं पहुँचे तो आपकी जो है आपका सिलेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा तुरंत। इसमें लिखा भी है नोटिस में, अच्छे से नीचे पढ़ लेना। डीबी होगा कहाँ? तो डीबी होगा विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर लखनऊ। ये सरोजनी नगर में परिसर है जहाँ पे ईटीआई जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग भी होगी, हम लोगों की ट्रेनिंग भी वहीं होती है। जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो उन्होंने सब ने अपना अपना रोल नंबर देख लिया होगा इसमें, उम्मीद है हमें। ठीक है। तो बाकी क्या क्या प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं कमेंट में मैंने पढ़ लिए हैं, उन सब से संबंधित ये वीडियो बना देता हूँ। ठीक है। अब ये देखो, तकनीशियन विद्युत के पदों पर अभिलेखों की जांच हेतु अभ्यर्थीगण विज्ञापन की शर्तानुसार निम्न मूल अभिलेख। मूल अभिलेख का मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पर लिखा है मूल मूल अभिलेख मतलब ओरिजिनल कागज़। ऐसा ना हो कि पीडीएफ ले गए या फिर आपके फ़ोन में ओरिजिनल कागज़ है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कहें मेरे कागज़ खो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपका जो है ना सिलेक्शन वहीं तत्काल निरस्त किया जाएगा। मतलब आपकी जगह दूसरा बच्चा बुला लिया जाएगा, ऐसे समझो। वैसे भी लोगों ने बुलाए गए हैं। तो वही कह रहा हूँ मैं, आप अपने ओरिजिनल कागज़ लेकर जाएँ और उनकी एक छाया प्रति, ठीक है, के साथ उसी समय पर उपस्थित हो जाएँ जिस समय आपको बुलाया गया है। कौन-कौन से कागज़ चाहिए? ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, जो आपने ऑनलाइन किया था तो उस समय एक प्रिंट आउट निकलता है। वो प्रिंट आउट अधिकांश बच्चों के पास रहता भी है। अधिकांश लोग जो सीरियस होते हैं वो सब रखते ही हैं उसको, तो उसका प्रिंट आउट ले जाना। और अगर वो नहीं है तो ऑब्लिक में यहाँ पर ये दे रखा है सीबीटी परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास। तो ये होगा तब भी सही है, ये होगा तब भी सही है, दोनों हों तो और बढ़िया है। दोनों हों तो एक लगाना आप, प्रवेश पत्र लगा देना। और ये जो है ये आयोग वाले जो अधिकारी आपके कागज़ चेक करेंगे उनके पास पहले से रहेगा, ये उनके पास होता है। ये डाटा हमारा उनके पास होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सेलेक्टेड हूँ यूपीपीसीएल में और मैं डीवी दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें माँगी जाती हैं। उसके बाद हाई स्कूल का अंक पत्र
और प्रमाण पत्र, मतलब 2009 2000 शायद 2009-10 से पहले, मतलब 2010 तक तो हाई स्कूल की जो मार्कशीट और सनद अलग अलग हुआ करती थी। तो अपनी सनद, अगर आप हाई स्कूल 2010 से पहले का किए हुए हैं तो अपनी सनद और मार्कशीट दोनों अलग अलग लेके जाएँ। ऐसा नहीं है कि मार्कशीट ही ले गए, सनद नहीं ले गए, ठीक है। तो दोनों अपने ओरिजिनल कागज़ ले जाएँ, और उसके बाद अगर आपने हाई स्कूल किया है तो फिर मार्कशीट और सनद एक ही में कंबाइन हो गई थी। तो ये परेशान ना हो कि अरे मेरे पास तो मार्कशीट ही है, सनद नहीं है। सनद का मतलब होता है कि जिस पे आपका विवरण हो, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, और आपके स्कूल का नाम, ये सारी चीज़ें उस पे हों। मार्कशीट में आपके नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद आईटीआई ट्रेड अंकन एवं अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, इसके साथ ही आईटीआई की मार्कशीट भी हो। अब आप कहेंगे कि इंटर का भी मार्कशीट लगा दें या नहीं लगा दें? लगा दो, लेकिन उससे कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। आप इंटर हैं, इंटर की मार्कशीट लगाएंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इस पद के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वही मांगते हैं। आईटीआई हो, हाई स्कूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसी के बेस पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसी से निर्धारित की जाती है, ठीक है। उसके बाद आईटीआई का ट्रेड प्रमाण पत्र हो, दोनों में नाम सेम हो। अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र तहसील से बनवा के ले जाना। उसमें कह देना कि मैं अपना नाम ये सही करवा लूँगा, कि अब तो इतने दिन नहीं बचे हैं कि आप तुरंत सही करवा लें। तो एक एफिडेविट बनवा के ले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जिन्होंने रिजर्वेशन के अंतर्गत फार्म भरा है, चाहे वो ओबीसी या एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, तो वो जो जाति प्रमाण पत्र ले जाएँ 31/3/2022 से पहले का निर्गत हो, मतलब उससे पहले का बना हो, ठीक है। सॉरी, उससे पहले नहीं, उसके बाद का हो। 31/3/2022 के बाद का अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, वीडियो बनाते समय ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप जो जाति प्रमाण पत्र है वो 31/3/2022 के बाद का निर्गत हो। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारे पास वही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो हमने फार्म भरते समय जिसका नंबर वगैरह लगाया था। आवश्यक है, वो भी रख लें। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो दूसरा जारी किया हुआ 2022 के बाद जो जारी किया हुआ प्रमाण पत्र है वो ले जाएँ। लेटेस्ट अगर हो सकता है तो अभी अब बनवा लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑनलाइन होना चाहिए, ये नहीं है फ्रॉड बना लिया, वर्ड पैड वगैरह में कॉपी पेस्ट करके बनवा लिया, ठीक है। क्योंकि अगर फ्रॉड बनवाओगे तो वहाँ पकड़े भी जाओगे, ठीक है। वो तुरंत वहीं ऑनलाइन स्कैनिंग होती है उसकी, ज़रा भी इधर-उधर कमी निकली तो वहीं पास में ही पुलिस चौकी भी है, ठीक है। और पुलिस का, यूपी पुलिस का कैंप, ट्रेनिंग कैंप भी वहीं है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर ऐसी कोई चीज़ करने वाले हो तो 100 मीटर दूरी पे है, बस वहाँ से एक फ़ोन घुमाना होता है, पूरी बटालियन आ जाएगी, उठा के ले जाएगी आपको। तभी बता रहा हूँ कि कोई भी अनैतिक, असंवैधानिक चीज़ें करने का प्रयास ना करें, ठीक है। आर्थिक रूप से अगर आप ईडब्ल्यूएस का आप पे प्रमाण पत्र है तो वो भी ले जाएँ, ध्यान रखें वो भी 31/3/2022 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए 31/3/2019 के बाद का, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं, कुछ लोग होते हैं भूतपूर्व सैनिक, तो वो प्रमाण पत्र लेके जाएँ। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो वो ले जाएँ, जो जिलाधिकारी द्वारा बना हुआ होगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उन्होंने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो माँगे हैं, लेकिन आप 2 से ज़्यादा ले जाएँ, 4 ले जाएँ तो अच्छा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इतने भारी फ़ोटो नहीं होते हैं जो आप जेब में कैरी करके ना ले जा सकें। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम एक एडवांस ले जाएँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। 4 फ़ोटो लेके जाएँ। अप्रेंटिस अगर आपने कर रखा है तो अप्रेंटिस का जो सर्टिफ़िकेट है वो भी ले जाएँ। अप्रेंटिस सर्टिफ़िकेट उस स्थिति में आपको फ़ायदा देगा कि आप ही की मेरिट के बराबर कोई दूसरा बच्चा मेरिट, उसकी भी आप ही के नंबर और उसके नंबर दोनों के बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर उस स्थिति में आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफ़िकेट है तो सिलेक्शन आपका किया जाएगा, अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई तब, ठीक है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा हुई तो उसको वरीयता दी जाती है। ये पहले से रूल है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अप्रेंटिस का बता दिया मैंने। आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, उसपे फ़ोटो ऐसा हो जो आपका पहचान में आ सके फ़ोटो। वैसे आधार कार्ड की फ़ोटो सभी की माशाअल्लाह होती है सही, हमें पता है आधार कार्ड का फ़ोटो कोई नहीं देखना चाहता, सभी सेल्फियाँ देखनी चाहते हैं अपनी। लेकिन आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, और आधार कार्ड की फ़ोटो में कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। वो दिखा देना, पहले का बना हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आधार कार्ड की फ़ोटो में कैप लगी हो और कैप उस दिन भी कैप वगैरह ज़्यादा हाइलाइटेड दाढ़ी-वाढ़ी बियर्ड वगैरह रखा के नहीं जाना। कोशिश करना कि प्रवेश पत्र की जैसी हमारी शक्ल रहे। कुछ लोगों ने दाढ़ी रखा ली होगी, कुछ ने मूंछें बना ली होंगी, जबकि उस समय नहीं होंगी, या उस समय होंगी या हटा दी होंगी, तो ऐसा ना करें। जो प्रवेश पत्र पे आपकी शक्ल है वैसी ही शक्ल लेके जाना वहाँ पे, चेहरा। और कोई अगर प्रमाण पत्र है तो आप ले जाएँ। और कोई प्रमाण पत्र में क्या है, और कोई प्रमाण पत्र मगर मतलब आप पॉलिटेक्निक हैं तो पॉलिटेक्निक ले जाएँ, बीटेक हैं बीटेक ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जो भी है वो ले जाएँ। बीए, बीएससी, बीकॉम इनसे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्लर्क भर्ती नहीं हो रहे हैं। हालाँकि बाद में आपको कौन-सा काम आवंटित करवाया जाएगा ये विभाग पे निर्भर करता है, परंतु अभी अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम लगाएँगे तो इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो भी होगी उससे होगा।
जो जो आपके प्रश्न बनने होंगे उसको लेकर मैंने स्लाइड बना ली हैं, उन स्लाइडों में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप अपने सहायकों तक, अपने साथियों तक पहुँचा दें। उद्देश्य है कि हम जैसे जो लड़के हैं उनको टीआई का डीवी करा रहे हैं, बिजली विभाग से संबंधित कोई भी समस्या उनके पास है तो उसका निवारण किया जा सके। तो ये है कब और कहाँ होगा डीवी। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कब होगा, कहाँ होगा। वैसे स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की थी तब बता दिया था, फिर दोबारा बता दे रहे हैं भाई। तो डीवी आपका होगा, डीवी डेट जो है, डीवी की डेट है 9, 10, 11 और 12 फरवरी 2024, ठीक है। डीवी की जो डेट है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन, 9, 10, 11 और 12 फरवरी को होंगे। आप जो लिस्ट है, लिस्ट यूपीपीसीएल की ऑफिशियल साइट पे पड़ी है, उसमें जाके अपना रोल नंबर देख लें। रोल नंबर के जस्ट आगे आपका पैनल, मतलब आप ये भी समय लिखा होगा कि किस समय आपका डीवी है और किस डेट को है, उसके अनुसार आप ईटीआई परिसर लखनऊ सरोजनी नगर में उपस्थित हों अपने समस्त दस्तावेज लेकर, ठीक है। तो डीवी कब होगा ये मैंने बता दिया, 9, 10, 11 और 12 फरवरी को। ये है ईटीआई परिसर, एक ही फ़ोटो मिला अभी हमें। गेट ये है इसका, इसको देख के मन में एक अलग से उत्साह आएगा। पहली बार जब आप जा रहे हैं तो अलग लगेगा कि हाँ, यहाँ तक तो हम पहुँचे। ये पॉजिटिविटी लेके जाना, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँचे और अब आपके हाथ में कुछ है भी नहीं। आपने जितनी मेहनत करनी थी उतनी कर ली, अब किस्मत के भरोसे है, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना करिए और देखिए अब फाइनल सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं। हाँ, पहुँचना कैसे है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि पहुँचना कैसे है, तो मैं बता देता हूँ। चारबाग रेलवे स्टेशन है, चारबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ही चारबाग मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आप चारबाग रेलवे स्टेशन से ईटीआई तक बाई ऑटो जाएंगे तो लगभग 30 आधा घंटा लगेगा, मतलब आधा से पौन घंटा लगेगा। हम्म अगर आप चारबाग मेट्रो स्टेशन से बाई ऑटो जाते हैं तो आधा घंटा लगेगा और ऑटो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, कंफर्टेबल हैं, पैसा उतना ही लगता है, ज़्यादा खास पैसा नहीं है, और नौकरी भैया लेने जा रहे हैं तो इतना पैसे के बारे में वो भी मत सोचना कि पैदल ही चल दो। तो चारबाग मेट्रो स्टेशन से फिर आप अमौसी मेट्रो स्टेशन है, अमौसी अमौसी मेट्रो स्टेशन के लिए, अमौसी मेट्रो स्टेशन के लिए आप टिकट ले सकते हैं। और अमौसी मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे तो फिर जैसे ही उतरेंगे आप लेफ़्ट हैंड पे, वहीं से आपको ऑटो मिल जाएंगे। कहाँ के लिए? स्कूटर इंडिया चौराहा है, ठीक है। अमौसी मेट्रो रेलवे स्टेशन से एक स्कूटर इंडिया चौराहा है, उससे 200 मीटर पहले ही राइट हैंड पे ये जो गेट है, ये वाला जो गेट है मैं दिखा दूँ तुम्हें। हाँ, ये गेट आपको दिखने लग जाएगा। अमौसी रेलवे सॉरी मेट्रो स्टेशन से आप फिर ऑटो करेंगे या फिर जो ई रिक्शा है वो करेंगे। रास्ते में ही आपको चौधरी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा मिलेगा, ठीक है। बाहर से उसको देखने मिल जाएगा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और उससे थोड़ा सा आगे है बस हमारा ईटीआई परिसर। ये वाला गेट देखते ही आप खुश हो जाएंगे। हम जब पहली बार गए थे हम भी खुश हो गए थे कि यहाँ तक तो पहुँचे, ठीक है। पहुँच गए यहाँ। डीबी के लिए जगह तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दी। विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम ईटीआई कहते हैं, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान ही है ये। देखो यहाँ लिखा है विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, ये लिखा है विद्युत प्रशिक्षण संस्थान। बस यहीं पहुँचना है, यहीं आपका डीबी होगा। यहाँ गेट पे जो गार्ड लोग हैं वो होंगे, लेकिन उस दिन आपको एंट्री मिल जाएगी टाइम से। ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले पहुँच जाए, रात में ही 2 बजे पहुँच जाएँ, तो 2 बजे तो एंट्री दी नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही समय होगा, सुबह के 8 बजे ये खुल जाता है, 9 बजे से पहला डीवी स्टार्ट होना शुरू होगा, तो बस आपको एंट्री अंदर मिल जाएगी। ये बता दिया मैंने। हाँ, अब जो मेन प्रश्न है आपके, ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा कमेंट में देखने मिल रहा है कि मैंने आईटीआई से पहले डिप्लोमा किया है, क्या करूँ? क्या, कुछ नहीं करो, आप इसका सेट बनाओ। सेट मतलब इसकी फ़ोटो स्टेट ले जाके वहाँ लगा दो, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हमारे बैच में तो कोई हुई नहीं थी और मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होती है। आप पे भाई हायर एजुकेशन है, नौकरी नहीं मिली इस कारण हमने पॉलिटेक्निक की, आईटीआई किया, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन जो भी है, मतलब अगर आपने आईटीआई से पहले डिप्लोमा किया है तो उसकी मार्कशीट और उसका डिप्लोमा लगा दें, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। तो ये प्रश्न का आपका हल हो गया कि मैंने आईटीआई से पहले किया है तब भी लगा दें, बाद में किया है तब भी लगा दें। जब डीबी करवाने आप जाओगे तो उससे पहले ही बैच के अनुसार, मतलब आपको एक प्रोफार्मा भर के दे, प्रोफार्मा, खाली प्रोफार्मा ए फोर साइज सीट दी जाएगी। उस ए फोर साइज सीट पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका रोल नंबर, आपका पता और वो ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। उसी में मतलब ये लिखा होगा कि आपके पास हायर एजुकेशन है। हम्म, तो आपने अगर पहले पॉलिटेक्निक कर रखा है तो लगा दें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इससे आपको प्रमोशन में
मदद मिलेगी। प्रमोशन जनरली अभी तक हम सुनते आए हैं, और ये है भी कि अगर आप खाली ITI किए हैं तो जेई बनने के लिए कम से कम 10 साल का समय देना होता है, और अगर आप ITI के साथ साथ पॉलिटेक्निक भी किए हैं तो 5 से 7 साल, मतलब 5 से 7 साल के अंदर अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर आप जेई बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रमोशन लेना है, सभी को प्रमोशन लेना होता है, और पॉलिटेक्निक है आपके पास तो लगा दें। ठीक है, बाद में कहेंगे कि मैं ITI के बाद पॉलिटेक्निक कर लूँगा, तो भाई बहुत कम रेयर केस में परमिशन मिलती है, परमिशन नहीं देता है डिपार्टमेंट। ठीक है, कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही परमिशन है। फिर एक ये भी समस्या है, वीडियो मेरे चैनल पे ही कमेंट है कि मैंने ITI COE ब्रांच से की है, क्या करूँ, दिक्कत होगी, मुझे नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, ये होगा वो होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने COE ब्रांच से की है तो निडर जाइए, मार्कशीट, जितनी भी मार्कशीट है उसकी सारी मार्कशीट लेके जाइए, कोई भी दिक्कत कहीं से भी होने वाली नहीं है। बिल्कुल मत डरिए कि मैंने COE ब्रांच से किया है। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है ITI इलेक्ट्रीशियन वायरमैन हट गया है, ITI इलेक्ट्रीशियन से किया हो, या इलेक्ट्रिकल COE ब्रांच से की हो, या फिर कौशल विकास के अंतर्गत की हो। तो कौशल विकास वाले तो बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे वो इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल COE ब्रांच वाले होते हैं। ठीक है, तो COE ब्रांच वालों को बिल्कुल भी दिक्कत या परेशानी लेनी नहीं है, वो भी अपने पूरे दस्तावेज, जितने दस्तावेज हैं वो लेकर जाएँ। ठीक है, दस्तावेज कौन कौन से ले जाएँ वो मैंने बता दिया। तो ये थी आज की वीडियो आपके DV से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न बचता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में जानकारी कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बता देना। कोई भी दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर अधिकांश लोगों के पास पहुंच गया है, फिर भी नहीं पहुंचा है तो मोबाइल नंबर मैं दूंगा नहीं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता देना। आप सभी की जितनी हो सकेगी मुझसे मैं उतनी मदद करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।